नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई होने वाली है? क्या अब बस तारीख तय होनी बाकी है कि नरेंद्र मोदी की विदाई कब होगी? तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह हमारा नया चैनल है। जी हां, बिल्कुल नया चैनल है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने देश की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। दरअसल भागवत ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो आपको किनारे हो जाना चाहिए और दूसरों को भी मौका देना चाहिए। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देख रहा है। गौरतलब है कि इस साल 11 सितंबर को मोहन भागवत और 17 सितंबर को पीएम मोदी दोनों ही 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। याद कीजिए दोस्तों, 2019 में अमित शाह ने 75 साल के के नेताओं का टिकट काटा था। आडवाणी गए, जोशी गए, जसवंत सिंह गए, सुमित्रा महाजन गईं। सब गए, तर्क क्या था? उम्र हो गई है, अब दूसरे को मौका दो। अब वही उम्र नरेंद्र मोदी की अपनी चौखट पर खड़ी है। बिहार का चुनाव इस पूरे खेल की चाबी है। महागठबंधन ने बिहार में खूंटा गाड़ दिया है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब एकजुट हैं। नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी नरेंद्र मोदी की है। 2014 से हर जीत का श्रेय उन्होंने खुद को दिया, तो अब हार का बोझ भी उन्हीं के सिर जाएगा। संघ की तरफ से संकेत साफ है, अब बहुत हो गया, अब नए लोगों को मौका दो। पर नरेंद्र मोदी और उनके आसपास के लोग, अमित शाह, जेपी नड्डा, निशिकांत दुबे सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2029 तक टिके रहें। पर संघ को अब भरोसा नहीं रहा। संगठन में अंदर से आवाज उठ रही है, जेपी नड्डा का कार्यकाल कब का खत्म हो चुका है। संगठन चुनाव अटकाए पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी में अलग मोर्चा संभाले बैठे हैं। अमित शाह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या नरेंद्र मोदी अब भी उतने ताकतवर हैं जितने 2014 में थे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जैसे जैसे 17 सितंबर की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे मोदी के इस्तीफे की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार खुद उनके अपने यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने उनके लिए झोला तैयार कर दिया है। मोहन भागवत ने साफ संकेत दे दिया है कि 75 साल की उम्र के बाद नेता रिटायर हो जाएं, और इशारा किस तरफ है ये किसी से छुपा नहीं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में ये परंपरा मोदी ने ही शुरू की थी कि 75 पार नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, आनंदीबेन पटेल, सबको इसी उम्र की दहलीज पर रिटायर किया गया। अब खुद मोदी के लिए वही नियम लागू होता दिख रहा है। अमित शाह कभी कहते थे 75 पार को टिकट नहीं मिलेगा, पर जब बात पीएम मोदी पर आई तो क्या नियम बदल जाएगा? अब वही संघ के अगले अध्यक्ष की बात करूं तो संघ ने बहुत पहले ही अपनी तरफ से साफ कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब सिर्फ संजय जोशी, मगर गुजरात लॉबी कहती है जोशी, कतई नहीं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही अमित शाह पर आंख मूंदकर भरोसा करते हो, लेकिन संघ की आंख अब खुली हुई है और उसे ये भरोसा हजम नहीं हो रहा है। वहीं देखिए, अमित शाह अचानक अपने रिटायरमेंट की बातें करने लगे। हैंग कहते हैं खेती करेंगे, वेद पढ़ेंगे। सवाल उठता है कि भाजपा का चाणक्य अचानक इतना शांत क्यों पड़ गया? क्या अमित शाह को यह एहसास हो गया कि मोदी का एकछत्र राज अब ढलान पर है और आने वाला वक्त संघ का है? क्या शाह को लगने लगा है कि अगर कुर्सी चाहिए तो अब मोदी नहीं, संघ की चौखट ही आखिरी ठिकाना है? शायद इसी डर से शाह दिखाना चाहते हैं कि अब उन्हें सत्ता से कोई मोह नहीं, राजनीति से कोई लालच नहीं,
पर असली सवाल वहीं का वहीं मोदी के बाद कौन? कोई कहता है शाह, कोई कहता है योगी आदित्यनाथ, लेकिन आप जानते हैं आखिरी मोहर किसकी लगेगी संघ की? शाह भी जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर संघ अपनी बात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा और मोदी भी झुकने वालों में नहीं है। शाह को डर है कि इस टकराव में कहीं उनकी ही कुर्बानी न चढ़ जाए, इसलिए शाह ने खुद को बीच का रास्ता चुन लिया है, ना इधर पूरी तरह ना उधर पूरी तरह। शाह को दिख रहा है कि मोदी का दौर अब ढलान की ओर है और वो नहीं चाहते कि संघ की नाराजगी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। बीजेपी और संघ के बीच फिलहाल तलवारें खिंची हुई हैं। इसके अलावा बिहार चुनाव से पहले लोकतंत्र के नाम पर जो खेल खेला जा रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग को उसी की फाइलों में घेर दिया है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर जो दस्तावेज का सर्कस रचा गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ऐसा झटका दिया है जिसे आप झटका कहें या लोकतंत्र के पक्ष में राहत, यह आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे वही सवाल अब देश की सबसे बड़ी अदालत में गूंज रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को तो मानना ही पड़ेगा। दोस्तों, बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने नया फॉर्म निकाल दिया। फॉर्म नंबर 6 के बाद अब एन्यूमिनेशन फॉर्म, मतलब अब नाम जोड़ो तो नया फॉर्म भरो, पुराने कागज लाओ, पुरखों के नाम दिखाओ, वरना आप वोटर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जब यह पूछा कि भाई ये 11 डॉक्यूमेंट कहां से लाओगे, तो वकील साहब बोले मेरे पास भी नहीं है, मैं खुद 20 साल से वोट डाल रहा हूं, क्या मुझे भी बाहर कर देंगे? दोस्तों, ये वही सवाल है जो आप पूछते हैं। क्या कोई गरीब मजदूर, कोई किसान, कोई दिहाड़ी करने वाला इंसान जिसके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो क्या वोट नहीं डाल पाएगा क्योंकि उसके पास वोटर वेरिफिकेशन के 11 दस्तावेज नहीं हैं? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। चुनाव आयोग कहता रहा कि हम नागरिकता नहीं तय कर रहे, लेकिन दस्तावेज तो मांग रहे हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड भी आपकी पहचान नहीं बन पाए तो फिर इस देश में कुछ नहीं बचेगा, फिर लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।